हेलो फ्रेंड्स, हम आधुनिक भारत की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम पहला अध्याय में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन देखा था। और यूरोपीय कंपनियों के भारत के आगमन में हमने देखा था पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। उसके बाद हमने उत्तरवर्ती मुगल देखे थे। औरंगजेब के बाद हमने बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह। फिर उसके बाद अध्याय 3 में हमने नवीन राज्यों का उत्थान देखा था। नवीन राज्यों के उत्थान में हमने लास्ट में जो पढ़ा था, हमने बंगाल पढ़ा था। और उसके बाद अब शुरू करते हैं अध्याय 4, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगी कि ये 2 वीडियो में ही कवर हो जाए। मराठों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें शिवाजी, और जब आगे हम पेशवा पढ़ेंगे इसमें। और इस तरीके से ये एक वीडियो में ना होकर मैं 2 वीडियो में से कवर करने की कोशिश करूँगी, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मराठा राज्य तथा उसके संघ। औरंगजेब के समय में जब मुगल साम्राज्य का गौरव अपने चरमोत्कर्ष पर था, शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के उत्थान में उसे गहरा आघात पहुंचाया। औरंगजेब को अपने शासन के अंतिम 25 वर्ष दक्कन में मराठों के साथ भीषण संघर्ष में बिताने पड़े। मराठों के विरुद्ध चलने वाला यह दीर्घ संघर्ष अंततः मुगल साम्राज्य के पतन का कारण सिद्ध हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध में अपनी पराजय से पहले तक मराठे दुर्जय बने रहे। मराठों के इतिहास का अच्छी तरह से समझने के लिए इसके 2 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक, और इसमें शिवाजी, संभाजी, राजाराम तथा ताराबाई का काल आता है। यानी कि दो चरणों में बांट दिया। पहले में क्या है, उत्तरार्ध के काल से लेकर, यानी कि कहाँ से, बाबर से लेके मान सकते हैं औरंगजेब तक। और इसमें हमने शिवाजी, संभाजी, राजाराम और ताराबाई का काल आ जाएगा। ठीक है। जबकि दूसरा चरण उत्तरवर्ती मुगल काल था। इसमें पेशवा वास्तविक शासक बन गए थे। उत्तरवर्ती मुगल काल कौन सा है? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह प्रथम से। इसमें पेशवा वास्तविक शासक बन गए थे। मराठा साम्राज्य पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा सरदारों का संघ बन गया। धीरे धीरे मराठा नरेश या छत्रपति पूरी तरीके से पृष्ठभूमि में चले गए, और अब वे केवल नाम मात्र के ही नरेश रह गए। इसी दौरान मराठा क्षेत्र दक्षिण के अलावा कटक से अटक तक फैल गया। इस प्रकार मराठा महान मुगलों और ब्रिटिश सत्ता के भारत के उदय के बीच सेतु के रूप में उदित हुआ। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में मराठों के उत्थान के कारणों पर विद्वानों ने अनेक व्याख्याएं दी। ग्रांड डफ ने लिखा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ, परंतु इतिहासकारों ने मराठा इतिहास को उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों और उसके परिणामस्वरूप हिंदू जागरण भक्ति आंदोलन को मराठा संतों के धार्मिक आंदोलन, जिसने मराठों के गौरव को जगाने के साथ ही घृणित जाति प्रथा पर भी वार किया, और सर्वोपरि शिवाजी के चमत्कारी व्यक्तित्व का परिप्रेक्ष्य में देखा है। महाराष्ट्र की उबड़ खाबड़ भौगोलिक स्थिति और वहां की जलवायु ने मराठों को दृढ़, परिश्रमी और लड़ाकू जाति बनाया, तथा बाद में यही उनकी पहचान बन गई। महादेव गोविंद रनाडे ने अपनी पुस्तक कृति राइज ऑफ मराठा पावर में इस भौगोलिक स्थिति को दर्शाया। रनाडे के अनुसार ऐसी भौगोलिक स्थिति के कारण ही यहाँ लोगों में स्वतंत्रता की भावना इस सीमा तक विकसित हुई कि कोई भी शासक अधिक समय तक मराठों पर शासन नहीं कर सका। जदुनाथ सरकारजी, सरदेसाई और एम.जी. रनाडे के जैसे इतिहासकारों की धारणा है कि मराठा उत्थान औरंगजेब की हिंदू विरोधी का ही परिणाम था। शिवाजी ने हिंदू पातशाही अंगीकार की, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया और हिंदुत्व धर्मोद्धारक की पदवी धारण की। किंतु सतीश चंद्र, ये पूछा जाता है कि हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि किसने धारण की थी, तो आंसर आ जाएगा शिवाजी ने हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि। किंतु सतीश चंद्र ने इसका सफलतापूर्वक खंडन किया। भक्ति आंदोलन के संतों जैसे ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम और रामदास की शिक्षाओं ने मराठा राज्य के उदय में सहयोग दिया। ये संत जाति प्रथा का विरोध करते थे और स्थानीय मराठी भाषा में उपदेश देते थे। शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास 1608 से 1682 ईस्वी ने अपनी पुस्तक दासबोध नामक पुस्तक किसकी है? काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, रामदास की। यूजीसी नेट में भी आया हुआ है।
दासबोध में कर्म दर्शन का उपदेश दे और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराष्ट्र धर्म से उनका अभिप्राय एक ऐसे उदात्त धर्म से था जो जातिगत भेदभाव से मुक्त था, जिसने स्त्रियों की दशा में सुधार किया, कर्मकांड को अपेक्षा भक्ति की प्रधानता दी तथा बहुदेववाद के अतिचार को नियंत्रित किया। समर्थ गुरु रामदास ने इस सद्विचार को अपनी पुस्तक आनंद भुवन में व्यक्त किया। इससे एक विशिष्ट मराठा पहचान उभर कर सामने आई, जिसने यहाँ के लोगों को एकता और राष्ट्रता की भावना से प्रेरित किया। दक्षिण की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति भी मराठों के उत्थान में सहायक हुई। अहमदनगर राज्य के बिखराव और अकबर की मृत्यु के पश्चात दक्षिण में मुगल साम्राज्य के विस्तार की धीमी गति ने मराठों के महत्वाकांक्षी सैन्य अभियानों को प्रोत्साहित किया। इस समय तक मराठे अनुभवी लड़ाकू जाति के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। दक्षिणी सुल्तानों ने मुगलों दोनों ही पक्षों की ओर से सफलतापूर्वक युद्ध कर चुके थे। उनके पास आवश्यक सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव तो था ही, जब समय आया तो उन्होंने इसका उपयोग अपने राज्य की स्थापना के लिए किया। अंत में शिवाजी का चमत्कारी व्यक्तित्व मराठा राज्य के उदय में प्रधान कारण बना। उनमें मराठा समाज के विभिन्न तत्वों को एक करने की अद्भुत क्षमता थी। वे कुशल सेनानायक थे। अन्य मराठा प्रमुख दक्षिणी सुल्तानों ने मुगलों के विरुद्ध सैन्य सफलताओं ने शिवाजी को उनके जीवन काल में ही एक गाथा पुस्तक बना दिया। इस प्रकार मराठा राज्य के उदय में अनेक तत्व उत्तरदायी थे। मराठों का प्रारंभिक इतिहास अब यहाँ से देखते हैं। शिवाजी के आदि पुरुष मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। उल्लेख मिलता है कि जिस समय यानी कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, उस समय सज्जन सिंह महाराष्ट्र चले गए थे। यानी कि शिवाजी के जो पूर्वज कहाँ के थे? मेवाड़ राजस्थान के। कौन से वंश के थे? सिसोदिया वंश के थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1603 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था, उस समय जो सज्जन सिंह थे वो कहाँ चले गए थे? राजस्थान से महाराष्ट्र चले गए थे। अब देखो सज्जन सिंह ये 5वीं पीढ़ी के थे। फिर उसके बाद उग्रसेन हुए। उग्रसेन के 2 पुत्र थे, एक करण सिंह था और एक शुभकरण था। ठीक है, शुभकरण के वंशज शुभकरण के वंशज आगे क्या कहलाए? भोसले कहलाए। और शुभकरण का पुत्र बालाजी भोसले था। यानी कि शुभकरण का पुत्र कौन था? बालाजी भोसले था। और बालाजी भोसले के भी फिर 2 होते हैं, एक मालोजी और एक होता है आपका विठोजी। ठीक है, एक मालोजी एक विठोजी। मालोजी और विठोजी थे। इन दोनों भाइयों ने जीवन यापन के लिए बेरूल या इलोरा में कृषि करना प्रारंभ किया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कृषि से जीवन यापन न होने के कारण ये दोनों भाई लखुजी यादव यानी सिंहगढ़ के जागीरदार के अंगरक्षक बन गए। 15 मार्च 1590 ईस्वी में मालोजी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम शाहजी रखा गया। मालोजी ने लखुजी यादव की नौकरी छोड़ दी और अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। इन्हें बेरूल तथा आसपास की पटेलाई मिल गई। मालोजी ने कुछ घोड़े तथा सैनिक रख लिए। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर ने इनको सेना में भर्ती कर लिया तथा इन्हें पूना सूपा की जागीरदार दे दी, जिसकी आय सिंदखेड़ की जागीरदार से अधिक थी। 5 नवंबर 1605 को शाहजी का विवाह किससे हो गया? जीजाबाई के साथ हो गया। जीजाबाई लखुजी यादव की पुत्री थी। 1620 ईस्वी में मालोजी की मृत्यु हो गई और शाहजी उत्तराधिकारी बन गए। अब 1620 ईस्वी में लखुजी यादव की मलिक अंबर से वैमनस्यता हो गई, जिससे शाहजी जहांगीर की सेवा में चले गए। इस प्रकार जहांगीर के समय में मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 ईस्वी में गए। जहांगीर ने इन्हें सर्वप्रथम उम्र वर्ग में शामिल कर लिया। यानी कि सबसे पहले जो थे वो मराठे किसकी सेना में गए थे? जहांगीर की सेवा में। अब यहाँ से बढ़ते हैं। बाहतवाड़ी मारवाड़ी का युद्ध 1624। यह युद्ध मुगलों और अहमदनगर के बीच हुआ। मुगलों की तरफ से परहेज महावत खां और बीजापुर की सेना ने भाग लिया, जबकि अहमदनगर की तरफ से मलिक अंबर और शाहजी थे। इस युद्ध में अहमदनगर की सेना विजय रही। इस युद्ध में लखुजी यादव मुगलों की तरफ से थे, जबकि शाहजी अहमदनगर की तरफ से। इस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कवर करूंगी और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पूरा मराठा एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगी। तो अभी ये मत सोचिए कि क्या समझ में आ रहा है, नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इसी चैप्टर से पॉइंट निकालने की कोशिश करें। शाहजी सन 1625 में अहमदनगर
अहमदनगर छोड़कर बीजापुर की सेवा में चले गए। यहाँ पर शाहजी सन 1625 से 1629 ईस्वी तक रहे। 1629 में शाहजी भोसले पुनः अहमदनगर की सेवा में आ गए। 1630 ईस्वी में अहमदनगर के सुल्तान ने लघुजी यादव, जो पूर्णतः अहमदनगर आ गए थे, की हत्या करवा दी। 1630 ईस्वी में शाहजहां के समय में शाहजी भोसले मुगलों की सेवा में चले गए। वे 2 वर्ष तक वहां रहे। शाहजहां ने इन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया। 1632 ईस्वी में पुनः अहमदनगर आ गए। 1632 में अहमदनगर का सुल्तान मुर्तजा प्रथम की हत्या हो गई। शाहजी भोसले ने मुर्तजा प्रथम के पुत्र मुर्तजा सेकंड को सुल्तान घोषित कर दिया, जो केवल 10 वर्ष का एक बालक था और शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले ली। शाहगढ़ को नए सुल्तान की राजधानी बनाई। 1634 से 36 ईस्वी के बीच शाहजी का मुगलों से संघर्ष हुआ। शाहजी पराजित हुए और शाहजहां से समझौता कर लिया तथा अहमदनगर के समस्त किले शाहजहां को दे दिए। इस प्रकार अहमदनगर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। शाहजी बीजापुर के सुल्तान की सेवा में पहुंच गए। शाहजी ने कर्नाटक अभियान किया तथा 1637 में इक्केरी यानी कर्नाटक में एक स्थान की विजय की। 1639 ईस्वी में सीरत तथा 1640 में बंगलोर की विजय की। बीजापुर के सुल्तान ने इन्हें कर्नाटक में 4 लाख की जागीर प्रदान की और बंगलोर का अधीनस्थ शासक नियुक्त कर दिया। 1648 में बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी को बंदी बनाया तथा 1649 में रिहा कर दिया। 1633 में शाहजी ने बेदनूर क्षेत्र की विजय की। यहाँ से वापस लौटते समय वसवपट्टन नामक स्थान पर हिरन आकेट करते समय ये घोड़े से गिर गए तथा इन्हें गहरी चोट आई। इसी चोट की वजह से जनवरी 1664 में अब क्या शाहजी की मृत्यु हो गई। अब शाहजी के बाद आते हैं क्या शिवाजी। शिवाजी 1627 से 1680। 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ। सिवनेरी देवी के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया। इनकी माता का नाम जीजाबाई तथा पिता का नाम शाहजी था। शिवाजी भोसले वंश के थे। उनके पिता मालोजी में अहमदनगर के निजामशाही राज्य में प्रतिष्ठित पद पर थे। शिवाजी की मां जीजाबाई निजामशाही सरदार और देवगिरी के यादवों के वंशज लखुजी यादव की पुत्री थी। शिवाजी के एक बड़े भाई संभाजी थे, जो शाहजी के साथ बंगलोर की जागीर में रहते थे। 1654 ईस्वी में संभाजी ने पोलीगढ़ में अप्पा खां से युद्ध किया। इस युद्ध में संभाजी की मृत्यु हो गई। अफजल खां ने संदेश मिलने के बावजूद भी जानबूझकर सेना नहीं भेजी। यहीं पर शाहजी ने कहा कि अफजल खां मनुष्य नहीं विशाला सर्प है। शाहजी ने एक दूसरी शादी तुकोबाई मोहितो से की, जो कर्नाटक में ही रहती थी। इनमें से एक पुत्र व्यंकोजी एकोजी उत्पन्न हुए। दादा कुकनदेव शिवाजी के संरक्षक थे, जो पूना सुपा जागीर की देखरेख में और शाहजी भोसले के मित्र थे। शिवाजी के ऊपर समर्थ गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव था। 1640 में शिवाजी का विवाह साईबाई के साथ हुआ था। 1640 से 42 ईस्वी तक शिवाजी कर्नाटक में अपने पिता के साथ रहे। 1645 में शिवाजी ने रायरी पहाड़ी पर स्थित रायरेश्वर मंदिर में दादाजी पंत के साक्षी के देश की स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना अपने धर्म की रक्षा के लिए तन मन धन अर्पण करने की कसम खाई। शिवाजी के प्रारंभिक सैन्य अभियान बीजापुर के आदिलशाही राज्य के विरुद्ध शुरू हुए। 1643 में शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता। 1646 में सिंहगढ़ का किला कब जीता था? 1643 में। 1646 में ही में इन्होंने तोरण तथा मुरुम्बगढ़ यानी राजगढ़ के किले पर अधिकार किया। 1647 ईस्वी में शिवाजी ने कोंडाना की विजय की। इसी विजय के बाद बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी को बंदी बना लिया। 1647 ईस्वी में शिवाजी ने चाकन की विजय की। 1648 ईस्वी में दबीर पंत की सलाह पर इन्होंने कोडाना का किला छोड़ दिया, जिससे शाहजी को मुक्त कराया जा सके। 1654 में शिवाजी ने पुरंदर का किला जीता। यहाँ का किलेदार नीलोजी नीलकंठ था। इन्होंने अपने अधीनता में नीलोजी नीलकंठ को किलेदार बनाया। पहले यह बीजापुर के अधीन था। 1656 में जवाली विजय की। जवाली का एक मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के अधिकार में था, जो शिवाजी के विरुद्ध बीजापुर राज्य से मिला हुआ था। शिवाजी के विश्वास पात्र ने कृष्णराव मौर्य की हत्या कर दी और जवाली पर शिवाजी ने अधिकार कर लिया। 1656 में शिवाजी ने जुन्नार किले की विजय की। यहाँ से इन्होंने बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ। 1657 ईस्वी में शिवाजी का पहली बार मुगलों औरंगजेब से मुकाबला हुआ, जब अहमदनगर तथा जुन्नार पर इन्होंने आक्रमण किया। इस संघर्ष में शिवाजी पीछे हटना पड़ा। 1657 में कोंकण क्षेत्र की विजय की। यहाँ के मुख्य किले कल्याण, भिवंडी और माहुली पर अधिकार कर लिया। कोंकण क्षेत्र में ही जंजीरा में सीधियों का राज्य था। कई वर्षों तक संघर्ष करने के बाद शिवाजी कोंकण प्रदेश पर तो अपना अधिकार कर रखे, परंतु जंजीरा के सीधियों को अपने आधिपत्य में लेने में असफल रहे। अफजल खां से संघर्ष।
59। औरंगजेब के उत्तर चले जाने के बाद बीजापुर को मुगलों का भय नहीं रहा, अतः शिवाजी के विरुद्ध कार्रवाई करने की ठानी। 1659 में बीजापुर राज्य को अपने एक प्रख्यात सरदार अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा। उसने अपना दूत कृष्ण जी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा तथा मिलने की इच्छा जाहिर की। वार्ता के लिए स्थान प्रतापगढ़ का जंगल चुना गया। शिवाजी ने अफजल खां पर विश्वास नहीं किया तथा धूर्तता का जवाब धूर्तता से देने का निश्चय किया। उन्होंने मोरा पिंगले तथा नेताजी पालकर के नेतृत्व में पहले ही मराठा सेना को जंगलों में छिपे रहने को कहा और गोपीनाथ को दूत बनाकर अफजल खां के पास भेजा। शिवाजी ने अपने अंगरक्षकों के रूप में जीव महल और शंभूजी कांवजी को लिया। अफजल खां सशस्त्र आया और उसके साथ 2 अंगरक्षक आए, जिनमें एक प्रख्यात तलवारबाज सैयद बांदा था। अफजल खां ने गले मिलने के बहाने शिवाजी की हत्या करने का प्रयास किया। शिवाजी के कवच ने उनकी रक्षा की और उन्होंने अपने बगनग एवं कटार से उसे मार डाला। अफजल खां के मरते ही तैयार खड़ी मराठा सेना मुसलमान सेना पर टूट पड़ी और निर्दयता से संहार किया। शाइस्ता खां से नेक्स्ट संघर्ष 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया। शाइस्ता खां ने बीजापुर राज्य से मिलकर मराठों के विरुद्ध कुछ युद्धों में सफलता प्राप्त की। उसने बीजापुर से पूना, चाकन और कल्याण सहित बहुत से कुछ स्थानों और किलों को जीतने में सफलता पाई, किंतु शिवाजी युद्ध करते रहे। 1663 में शाइस्ता खां ने वर्षा ऋतु पूना में बिताने की योजना बनाई। 15 अप्रैल 1663 में शिवाजी रात्रि के समय पूना में घुसे और शाइस्ता खां के निवास स्थान पर आक्रमण कर डाला। इस संघर्ष में शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया और उसका पुत्र फतेह खां मार डाला गया। इस प्रकार यह आक्रमण पूर्ण सफल हुआ और इससे शिवाजी का सम्मान और भी बढ़ गया। इस घटना से दक्कन में मुगलों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। शाइस्ता खां को वापस बुला लिया गया तथा औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया। सूरत की लूट 8 जनवरी 1664। शिवाजी की सूरत की लूट में करीब 1 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। शिवाजी ने औरंगजेब और डच्चों की कोटे से कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। इस समय सूरत का अंग्रेज कोटे का अध्यक्ष कौन था? सर जॉर्ज ऑक्सडाइन था। पूछा जाता है कभी कभी कि सूरत की लूट के समय अंग्रेजी कोटे का अध्यक्ष कौन था? सर जॉर्ज ऑक्सडाइन था। और ये कभी कभी मिलाने में आ जाता है कि जैसे शाइस्ता खां का संघर्ष हमने 1663 में पढ़ा, अफजल खां का संघर्ष 1659 में और सूरत की लूट 8 जनवरी 1664। तो ये एक सीक्वेंस में आ जाएगी कि पहले कौन सी घटना घटित हुई। ठीक है। शाइस्ता खां के बाद राजा जयसिंह को असीम पदाधिकारियों के साथ दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। शिवाजी को संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। 3 दिनों तक वार्ता के बाद पुरंदर की संधि हो गई। अब देखो पुरंदर की संधि क्या थी, किस किस के बीच हुई थी? शाइस्ता खां और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि। शिवाजी और कछवा राजा जयसिंह के बीच, शिवाजी और कछवा के राजा जयसिंह के बीच 22 जून 1665 को पुरंदर की जयसिंह को किसने भेजा था? औरंगजेब ने। संधि हो गई। ये इस समय वहां पर मनुची भी उपस्थित था। मनुची कौन था? एक इतिहासकार। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुची कौन सी संधि के तहत जब संधि हुई थी उपस्थित था? तो कौन था? कौन सी संधि थी? पुरंदर की संधि। तो क्या थी वह? एक तो थी शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किले नेट में क्वेश्चंस आया था, उसमें स्टेटमेंट दे के ही पूछा हुआ था कि कौन से करेक्ट है 2017 के पेपर में। शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे देंगे। शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध एवं सेवा करेंगे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा। ये तीनों पुरंदर की संधि के तहत बात की गई थी। शिवाजी ने 12 मई 1666 को आगरा दरबार में पहुंचे। राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की गारंटी ली थी। दरबार में इन्हें 5000 के मनसबदारों की लाइन में खड़ा किया गया था, जिससे शिवाजी नाराज हो गए थे। परिणाम स्वरूप शिवाजी को जयपुर महल में बंदी बना लिया गया। हीरोजी फरदंज शिवाजी का हमशक्ल था। शिवाजी बीमार पड़े तथा हीरोजी फरदंज को अपनी जगह लिटाकर मिठाई की टोकरी में छुपकर जयपुर महल से बाहर निकल गए। ठीक है। देखो 18 अगस्त 1666 में
66 को शिवाजी ने आगरा में पलायन किया तथा 12 सितंबर 1666 को रायगढ़ वापस आ गए और दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से 1668 में शिवाजी ने औरंगजेब से संधि का प्रस्ताव रखा। औरंगजेब संधि के लिए तैयार हो गया। इसी समय में शिवाजी को राजा की उपाधि दी तथा बीजापुर और गोलकुंडा से चोट वसूलने का अधिकार भी दे दिया। शिवाजी के पुत्र संभाजी को बरार में एक मनसब और जागीर दी गई। अब सूरत की सेकंड लूट 1670 में, 64 में पढ़ी थी पहले हमने, ये दूसरी 1670 में। इस लूट में शिवाजी को लगभग 66 लाख रुपए की सहमति संपत्ति प्राप्त हुई। इसमें एक सोने की पालकी भी थी जो किसी ने औरंगजेब को भेंट स्वरूप बनाई थी। वानिया डिंडोरी का युद्ध, इस युद्ध का वास्तविक स्थान कंचन मंचन का दर्रा था। सूरत से लूट का वापस आते समय शिवाजी का मुगल सेना से सामना हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व दाऊद खां और इखलास खां कर रहे थे। इस युद्ध में शिवाजी लूट के माल के साथ अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में सफल हुए। शिवाजी ने 1671 में सालेहेर के दुर्ग की विजय की। यहाँ का किलेदार फतेहुल्ला खां था। बुंदेलखंड के छत्रसाल बुंदेला शिवाजी से मिलने रायगढ़ आ गया। शिवाजी ने 1673 में पन्हाला दुर्ग की विजय की। यहाँ का किलेदार बाबू खां युद्ध में मारा गया। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में हुआ था। अपना राज्याभिषेक कराने के लिए शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान विश्वेश्वर भट्ट अर्थात गाग भट्ट को बुलाया। विश्वेश्वर भट्ट ने काश्यप धर्म प्रदीप नामक ग्रंथ की रचना की। जसर जदुनाथ सरकार उल्लेख करते हैं कि शिवाजी के राज्याभिषेक में 11,000 ब्राह्मण अपने परिवार के साथ लगभग 50,000 की संख्या में पहुंचे थे और 4 महीने तक आतिथ्य स्वीकार किया। पहले यज्ञोपवीत हुआ, तुलादान हुआ तथा पुनर्विवाह किया गया। इस अवसर पर हेनरी ऑक्साइड उपस्थित था। ठीक है। डच रिकॉर्ड के अनुसार शिवाजी का वजन तुलादान के समय 160 पौंड था और 70 केजी 72 ग्राम था, जबकि अंग्रेजी रिकॉर्ड के अनुसार 150 पौंड यानी कि 68 किलोग्राम और 35 ग्राम। इनकी दूसरी पत्नी सोयाबाई के साथ इस अवसर पर पुनर्विवाह किया गया तथा सोयाबाई को राजमहिषी घोषित किया गया। शिवाजी ने राज्याभिषेक के अवसर पर एक नया सम्मत चलाया। सोने और तांबे के सिक्के भी चलाए अपने अभिषेक के समय पर। इन सिक्कों में श्री शिवा यानी छत्रपति उत्कीर्ण किया गया। सारी लाइन इंपोर्टेंट है ये। 17 जून 1674 को इनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया। परिणाम स्वरूप शिवाजी का यानी कि एक तरीके से वो सही नहीं माना गया क्योंकि उसी समय पर इनकी माता का देहांत हो गया था। परिणाम स्वरूप शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ और दूसरी बार राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674 को तांत्रिक तरीके से संपन्न हुआ। इसे निश्चलपुरी गोसाई तंत्रिका ने संपन्न किया था। अब कर्नाटक अभियान क्या था? 1676 से 78 यह शिवाजी का अंतिम अभियान था। येलबर्गा विजय 1677 में की गई थी। यहाँ का किलेदार हुसैन खां बियाड़ा था। जिंजी का किला 1678 ईस्वी में विजित किया गया। यहाँ का किलेदार अब्दुल्ला हब्सी था। इसको शिवाजी ने कूटनीतिक तरीके से पराजित किया था। जिंजी की विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी। क्वेश्चन आ जाता है शिवाजी की अंतिम विजय कौन सी थी? तो जिंजी की विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी। शिवाजी के जीवन में अंतिम 2 वर्ष दुखद थे। दिसंबर 1678 में उनका पुत्र संभाजी और पत्नी येशुबाई के साथ निकल भागा था और दक्कन में मुगल सूबेदार दिल्ली खान से जाकर मिल गया था। लगभग 1 वर्ष बाद वहां मराठा राज्य वापस लौटा। इन सब कारणों से 1680 में शिवाजी बीमार पड़ गए और 3 अप्रैल 1680 को अत्यधिक ज्वर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इनका अंतिम संस्कार सोयराबाई से उत्पन्न बेटा राजाराम ने संपन्न किया। इनकी मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद था। शिवाजी के साथ 7 पत्नियां थी। उनका एक अन्य पत्नी पुतलीबाई उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। एक क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी की कौन सी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो पुतलीबाई। कौन सी थी? पुतलीबाई। अब नेक्स्ट शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी के राजस्व का आदर प्राचीन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। भारतीय शास्त्रीय दृष्टिकोण से शिवाजी अच्छे राजा थे। अपने राज्य के सर्वोच्च अधिकारी छत्रपति उनकी उपाधि थी। राजा समस्त प्रशासन की धुरी था। राज्य के संपूर्ण अधिकार व शक्तियां उनके हाथों में केंद्रित थी। उनका साम्राज्य 2 भागों में विभक्त था, स्वराज्य तथा मुल्क एक आदिम यानी कि एक तो अपना एक पुराना प्रदेश और भूमि का वह निश्चित क्षेत्र जो वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन जिससे चोट वसूल की जाती थी वह शिवाजी के प्रशासन की सीमा में नहीं था। शिवाजी के स्वराज्य में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के काफी बड़े क्षेत्र सम्मिलित थे। रघुनाथ पंडित हनुमंते ने निरीक्षण में चुने हुए विशेषज्ञों द्वारा राज व्यवहार कोरा नामक शासकीय शब्दावली का शब्दकोश तैयार किया था। किसने? पंडित हनुमंते ने निरीक्षण किया था। फिर अष्टप्रधान परिषद क्या थी शिवाजी की?
प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, इसे ही अष्टप्रधान परिषद कहा गया है। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता था। अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। अष्टप्रधान परिषद के मंत्रियों को शिवाजी ने पृथक कोई विशेष स्वतंत्र अधिकार नहीं दिए थे। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को आनुवंशिक नहीं होने दिया। अब देखो, पहला था पेशवा अथवा मुख्य प्रधान। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना था। यह राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल भी करता था। सभी सरकारी दस्तावेजों पर राजा के हस्ताक्षर के बाद पेशवा की मुहर तथा हस्ताक्षर आवश्यक थे। फिर एक था आमत्य, यानी कि यह एक अर्थ मंत्री था और इस शिवाजी के आमत्य कौन थे? रामचंद्र पंत थे। फिर एक मंत्री यानी कि वाक्यनीश, यह कौन था? दरबारी लेखक था और राजा के दैनिक कार्यों का लेखापत्र रखता था। राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था तथा गुप्तचर एवं सूचना विभाग की देखभाल करता था और इसका कार्य आज के गृह मंत्री के समान था। हमारा गृह मंत्री कौन है आज के समय में? जैसे अमित शाह। फिर सुमंत्री यानी कि दबीरिया राज्य के विदेश मंत्री था। सचिव यानी कि यह पत्राचार विभाग से संबंधित था। सरकारी दस्तावेजों को तैयार करना इसका मुख्य कार्य था, यानी सचिवालय का प्रभारी। सेनापति, यह सेना का प्रमुख था। न्यायाधीश, यह कानूनी व्यवस्था पर था। फिर पंडित राव यानी सद्र, यह धार्मिक मामलों में राजा का मुख्य सलाहकार था। समारोह या त्योहारों में जिसमें राजा भाग लेता था उनमें मुख्य रूप से पुजारियों के रूप में होता था तथा राजा की तरफ से ब्राह्मणों को दान देना, धार्मिक कार्य को निश्चित करना तथा प्रजा के नैतिक चरित्र को सुधारना इसका कार्य था। सेनापति के अतिरिक्त प्राय सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे और न्यायाधीशों तथा पंडित राव को छोड़कर सभी को अवसर पड़ने पर सेनाओं का नेतृत्व करना पड़ता था, यानी किस किस को छोड़कर? न्यायाधीशों और पंडित राव को। विभागीय दायित्वों का निष्पादन के साथ साथ तीनों मंत्रियों, पेशवा, सचिव तथा मंत्री को बड़े प्रांतों का प्रभावी बनाया जाता था। प्रत्येक मंत्री के अधीन 8 अधिकारियों का कार्यालय होता था जो उनके आधिकारिक कार्यों के निष्पादन में सहयोग करते थे। इनमें दीवान यानी कि सचिव, मजूमदार, लेखा परीक्षक तथा लेखाकार, फड़नीस, उपलेखा परीक्षक, सेवनीस या दफ्तर कार्यालय प्रभावी, कारखानिस रसद अधिकारी, चिटनीस पत्रकार या लिपिक, जमादार खजांची को बोलते थे, पोटनीस रोकड़िया होते थे, यानी कि जो कुछ पैसे वगैरह रखते थे ज़्यादा मात्रा में। अब है प्रांतीय प्रशासन। शिवाजी ने अपने मराठा शासन को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा हुआ था। इन्हें प्रांत या सरसूबा कहा जाता था। शिवाजी अपने क्षेत्र को स्वराज के नाम से पुकारते थे। किसके नाम से? स्वराज के। प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी को सरकारकुन या मुख्य देशाधिकारी या सूबेदार के नाम से जाना जाता। इनकी नियुक्ति स्वयं कौन करते थे? शिवाजी। और शिवाजी के समय में मराठा राज्य इस प्रकार उत्तरी प्रांत में, इसमें बम्बई, उत्तर से सूरत व सलेहर दुर्ग से लेकर पूना तक का भाग सम्मिलित है। यह प्रांत पेशवा, मोरो, त्रंबक, पिंगले के अधीन था। दूसरा दक्षिण पश्चिमी प्रांत। इस प्रांत में दक्षिणी कोंकण प्रदेश या समुद्री तट सम्मिलित है। यह क्षेत्र अन्नाजी दातों के अधीन था। तीसरा दक्षिण पूर्वी प्रांत। इस क्षेत्र में सतारा, सांगली, कोल्हापुर आदि क्षेत्र सम्मिलित है। यह क्षेत्र दातोजी पंथ के अधीन था। चौथा दक्षिण प्रांत। इसमें निजी और उसके आसपास का प्रदेश सम्मिलित था। यह क्षेत्र रघुनाथ पंथ हनुमंते के अधीन था। प्रत्येक प्रांत महलों में विभक्त था। यहाँ का अधिकारी सहलवारदार होता था। महलों को तरफों में बांटा गया था जो हवलदार नामक अधिकारी के अधीन था। इसके अधीन कारकुन नामक अधिकारी होते थे। गांव सबसे छोटी इकाई थी। पटेल या पाटिल इसका मुखिया होते थे। नेक्स्ट है भू राजस्व व्यवस्था। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने अन्नाजी दातों के अधीन भूमि की विस्तृत माप कराई थी। माप का आधार जरीब थी जिसे काठी कहा गया था। यह काठी 5 हाथ और 5 मुट्ठी लंबी होती थी। 20 काठी लंबी व 20 काठी चौड़ी भूमि 1 वर्ग या बीघा कहा जाता था। 120 बीघे को चावर कहा जाता था। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम, निम्न श्रेणी में बांटा गया था। प्रारंभ में उपज के आधार पर उपज का 1/3 भाग भूमि कर निर्धारित किया गया था। बाद में जब शिवाजी ने अन्य स्थानीय करों व चुंगियों को समाप्त कर दिया था तब भूमि बढ़ाकर 2/5 यानी 40% भाग कर दिया था। बंजर भूमि पर भूमि कर नहीं लिया जाता था। भूमि कर जहाँ पर उद्यान भूमि या नकदी फसल उत्पन्न होने वाली भूमि थी नकद निश्चित किया गया। अन्य स्थानों में नकद अथवा उपज के रूप में कर चुकाया जा सकता था। कर वसूली का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, परंतु शिवाजी जमींदारी व्यवस्था को समाप्त नहीं कर पाए थे। न ही अधिकारियों को मोकासा का मतलब है जागीर देना बंद कर दिया था। अन्य राजस्व
चौथ, भूमिकर के अतिरिक्त शिवाजी की आय का एक अन्य प्रमुख स्रोत चौथ था। यह पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी। इसकी मात्रा राज्य की आय की 1/4 थी। इस कर के बदले पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त होता था। यानी चौथ कर क्या था, यानी कि जो पड़ोसी राज्य थे वो उन्हें शिवाजी आश्वासन देते थे कि अगर आप पर कोई आक्रमण करता है तो उससे बचाने का कार्य हमारा है। तो उसी के बदले में पड़ोसी राज्य शिवाजी को चौथ कर देते थे। सरदेशमुखी, यह कर भी पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। यह उन प्रदेशों से भूमि कर का 1/10 यानी 10% भाग होता था। सरदेशमुखी वसूल कर न शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। अब है सैन्य प्रशासन। शिवाजी के सैन्य प्रशासन में दुर्ग, तोफखाने, नौसेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना सम्मिलित थी। दुर्ग, सैन्य दुर्गों प्रशासन में दुर्गों का काफी महत्व था। शिवाजी के पास 240 या 250 से दुर्ग थे। इनकी देखरेख के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। हवलदार, किलों की सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायी इसी का होता था। यह मराठा जाति का होता था। सूबेदार, यह किले के नागरिक प्रशासन का कार्य देखता था। यह ब्राह्मण जाति का होता था। कारकुन, यह किले के गोदाम का अधिकारी होता था, जो काश्यप जाति का होता था। इस प्रकार दुर्ग में विभिन्न जातियों के अधिकारियों की नियुक्ति करके संतुलन स्थापित किया गया था। तोपखाना, शिवाजी के पास एक छोटा तोपखाना था जिसमें लगभग 200 तोपें थी। ये तोपें फ्रांसीसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजों से खरीदी गई थी। नौसेना, शिवाजी के पास नौसेना भी थी। 5 प्रकार के नावों का 400 नावों का बेड़ा इनके पास था। कोलाबा, कल्याण और भिवंडी नगरों में 9 सैनिक अड्डे थे। अश्वरोही सेना, शिवाजी की अश्वरोही सेना के संगठन को पागा कहा जाता था। पागा क्या था? अश्वरोही सेना का संगठन था। 2 प्रकार के थे, बारगीर और सिलेदार। बारगीर को राज्य की ओर से घोड़े शस्त्र प्राप्त होते थे, जबकि सिलेदार इनका प्रबंधन स्वयं करते थे। घुड़सवार की टुकड़ी की न्यूनतम इकाई 25 बागीर थी। इनका अधिकारी हवलदार होता था। 5 हवलदारों के ऊपर एक जुमलादार तथा 10 जुमलादारों के ऊपर एक हजारी होता था। 5 हजारी के ऊपर एक पंच हजारी अधिकारी के अधीन रखा जाता था तथा सभी पंच हजारी घुड़सवार सेना के सरेनोबत नामक अधिकारी के अधीन होती थी। पैदल सेना, पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। इसकी सबसे छोटी इकाई 9 सैनिकों की थी, जिसका अधिकारी नायक कहलाता था। 10 नायकों का एक हवलदार होता था तथा 3 हवलदारों पर एक जुमलादार था। 10 जुमलादारों पर एक हजारी होता था। इसका सबसे बड़ा पद 7 हजारी का था। पैदल सेना का एक बड़ा अधिकारी सरेनोबत होता था। शिवाजी के जीवन के अंतिम समय में उनकी सेना में 19 सेनापतियों के अधीन 45,000 बारगीर अश्वरोही तथा 31 सेनापतियों के अधीन 60,000 सिलेदार अश्वरोही, लगभग 1 लाख पैदल सेना और 1208 हाथी तथा 3000 ऊंट थे। सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों ही होते थे। शिवाजी बहुत अनुशासन प्रिय थे। युद्ध में ब्राह्मणों, स्त्रियों आदि का सम्मान किया जाता था। राज्य के सैनिक अभियानों के समय परिवार के सदस्यों को साथ रखना मना था। न्याय प्रशासन, शिवाजी की न्याय व्यवस्था निष्पक्षता पर आधारित थी। शिवाजी स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के समान थे। वे न्यायाधीश एवं पंडित राव की सहायता से निर्णय देते थे। शिवाजी का न्यायालय धर्म सभा तथा हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। शिवाजी के नीचे न्यायाधीश का न्यायालय होता था। प्रांतीय महाल स्तर पर न्याय के लिए मजलिस हुआ करती थी, जिसे सभा कहा जाता था। गांव में न्याय कार्य करने के लिए पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। धर्मशास्त्र के सिद्धांतों पर आधार पर निर्णय दिया जाता था। धार्मिक नीति, शिवाजी धर्म सहिष्णु थे। इस्लाम के साथ साथ उनका व्यवहार बहुत उदार रहा। उन्होंने कभी मस्जिदों को तोड़ा नहीं, कुरान का अपमान नहीं किया। मुसलमान स्त्रियों और बच्चों के प्रति भी सम्मानपूर्ण व्यवहार किया। उनकी नौसेना में भी मुसलमानों को बड़े पद दिए गए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार खफी खान ने भी, जो उनका कटु आलोचक था, उनकी धार्मिक नीति की प्रशंसा की। इस प्रकार शिवाजी का शासन प्रबंध श्रेष्ठ था। सर जदुना सरकार ने इसे मध्ययुगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना बताया। हालांकि अंग्रेज इतिहासकार इसमें शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहता है। कौन कहता है? स्मिथ। क्या कहता है? डाकू राज्य। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चुहा कहकर पुकारता था, परंतु प्रसिद्ध मराठा इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि मैं उन्हें हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति एवं राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। उन्होंने आगे लिखा है कि शिवाजी ने यह प्रमाणित करके दिखाया कि हिंदुत्व का वृक्ष वास्तव में मरा नहीं है, अपितु वह सदियों की राजनीतिक दासता शासन से पृथक था और कानूनी अत्याचार के पश्चात भी पुनः उठ सकता है। उसमें नवीन पत्ते और शाखाएं आ सकती है और वह
वह एक बार फिर आकाश में सिर उठा सकता है। किसके स्टेटमेंट है? सर जदुनाथ सरकार का। अब शिवाजी के उत्तराधिकारी। 21 अप्रैल 1680 को उत्तराधिकार का उल्लंघन करते हुए राजाराम का राज्याभिषेक किया गया। कुछ समय बाद संभाजी का राज्याभिषेक किया गया। आगे बढ़ते हैं, संभाजी कौन थे? 1680 से 1689। शिवाजी की मृत्यु के बाद नवगठित मराठा साम्राज्य में आंतरिक फूट पड़ गई। शिवाजी की 2 पत्नियों से उत्पन्न 2 पुत्रों संभाजी और राजाराम के बीच उत्तराधिकारी का विवाद खड़ा हो गया। अंतर राजाराम को गद्दी से उतारकर संभाजी यानी कि शंभूजी को 20 जुलाई को गद्दी पर बैठाया गया। दोनों शिवाजी के पुत्र थे, संभाजी और राजाराम। ठीक है, 1680 को सिंहासन रूप में बैठाया गया। इनकी माँ का नाम साईबाई था। किसकी? संभाजी की माता का नाम साईबाई था। इनका विवाह 1657 में हुआ था। केशव भट्ट और उमाजी पंडित इनके गुरु थे। इनका विवाह येशुबाई के साथ हुआ था, जिससे इन एक पुत्र साहू उत्पन्न हुआ था। शिवाजी की मृत्यु के समय ये पन्हाला के किले में कैद थे। बाद में इन्हें छोड़ दिया गया था। 16 जनवरी 1681 में इनका राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। संभाजी के समय में लगातार षड्यंत्रों के कारण उनकी संपूर्ण शासनकाल दुष्प्रभावित हुआ। वह उनके साथ उनका साथ छोड़कर गए। उनके जागीरदारों में विद्रोह फैल गया। मराठा सेनानायकों के प्रति अविश्वास के कारण उन्होंने उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश पर भरोसा किया, उसे प्रशासन का सर्वोच्च अधिकार सौंप दिया। इस प्रकार संभाजी के समय में अष्टप्रधान में विघटन हो गया। संभाजी का संघर्ष जंजीरा की सिद्धियों से हुआ था। इनका पुर्तगालियों व अंग्रेजों से भी संघर्ष हुआ था। औरंगजेब का पुत्र अकबर पाली नामक गांव में 13 नवंबर 1681 में संभाजी से मिला था। संभाजी ने अकबर को संरक्षण प्रदान किया, अतः औरंगजेब इनसे रुष्ट हो गया। फरवरी 1689 में संगमेश्वर के पास नवाड़ी में संभाजी और कवि कलश को मुगल सेनापति मुर्करब खां ने बंदी बना लिया और इन्हें बहादुरगढ़ लाया गया। पुनः 3 मार्च 1689 को बहादुरगढ़ से कोड़ेगांव लाया गया और यहीं पर 11 मार्च 1689 को संभाजी एवं कवि कलश की हत्या कर दी गई। संभाजी की हत्या के बाद राजाराम पुनः राजा हुआ। अब देखो राजाराम 1689 से 1700। संभाजी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र साहू केवल 7 वर्ष का था और शिवाजी के छोटे पुत्र संभाजी के सौतेले भाई राजाराम को, जिसे संभाजी ने बंदी बना रखा था, मराठा मंत्रिपरिषद ने राजा घोषित कर दिया और फरवरी 1689 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक किया गया। लेकिन मुगलों के आक्रमण की आशंका से रायगढ़ से तुरंत निकल पड़े और पन्हाला के में होते हुए उन्होंने जिंजी में शरण ली। 1689 में औरंगजेब ने रायगढ़ पर अधिकार कर लिया तथा येशुबाई और साहू को गिरफ्तार कर लिया। 1691 में मुगलों में जुल्फिकार खां के नेतृत्व में जिंजी का घेरा डाल दिया। 8 वर्षों तक राजाराम जिंजी के किले में कैद रहा। 1698 में राजाराम जिंजी से पलायन कर गया तथा सतारा के प्राकृतिक दुर्गों में अपनी राजधानी बनाई। 1700 में सतारा में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने एक नए पद को प्रतिनिधित्व की नियुक्ति की। पद क्रम में पेशवा का पद प्रतिनिधि के बाद था। इस प्रकार शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रतिनिधि सहित 9 मंत्री हो गए। राजाराम के जिंजी चले जाने के तत्काल बाद मुगलों ने जुल्फिकार खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1689 में रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। संभाजी के पुत्र साहू सहित उनके परिवार के सभी सदस्य मुगलों के कब्जे में आ गए। यद्यपि साहू को राजा की उपाधि दी गई और एक मनसब भी दिया गया, फिर भी वह औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक वस्तुतः मुगलों के अधीन ही बना रहा। इस प्रकार 1689 के अंत तक मराठा राज्य की स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। इन परिस्थितियों में मुगलों से मुकाबला करने के लिए पेशवा नीलकंठ मोरे सवार, वहां से पेशवा शुरू हो गए। थोड़ा सा परिचय। पिंगले आमात्य रामचंद्र नीलकंठ डेका सचिव शंकर जी मल्लार तथा प्रहाद निराजी राव जी के रूप में 4 कुशल मराठा सरदारों ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करने का संकल्प लिया। अतः अब तक गैर महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत 3 अन्य व्यक्ति धनाजी जाधव, संताजी घोरपड़े तथा परशुराम त्र्यंबक अपनी योग्यता के बल पर आगे आए। रामचंद्र बावेडकर को मराठा सेनानायकों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्ण रूपेण से नियंत्रित करने के लिए निरंकुश शासक के अधिकार प्रदान किए। अब है ताराबाई 1700 से 1707। राजाराम की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी सेकंड शासक बना तथा राजाराम की पत्नी ताराबाई उसकी संरक्षिका बनी। ताराबाई के समय में मराठों का पुनरुत्कर्ष हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तथा जुल्फिकार खां के कहने पर आजम शाह ने साहू को कैद से रिहा कर दिया। साहू जी 1707 से 1749 ये शंभू जी के पुत्र थे। आजम शाह ने इन्हें 1700 में छोड़ दिया। 1707 में खेड़ नामक स्थान पर साहू जी और ताराबाई की सेना में युद्ध हुआ। ताराबाई की पराजय हुई और भागकर
दक्षिण महाराष्ट्र पहुंच गए। साहू जी ने सतारा को अपनी राजधानी बनाई तथा यहीं पर 1708 में अपना राज्याभिषेक कराया। इन्होंने एक नया पद सेना को संगठित करने वाला पद जो होता है का गठन किया तथा राज्याभिषेक के अवसर पर बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्ता के पद पर नियुक्त किया। इस तरह अब मराठा राज्य दो भागों में बट गया। उत्तर में सतारा राज्य जो साहू के अधीन था तथा दक्षिण में कोल्हापुर राज्य जो शिवाजी सेकंड के अधीन था। यह आपसी संघर्ष तब समाप्त हुआ जब शिवाजी सेकंड की मृत्यु के बाद राजाराम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र संभाजी सेकंड गद्दी पर बैठा। 1731 में संभाजी सेकंड वारणा की संधि के बाद यह संघर्ष समाप्त हो गया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि संभाजी सेकंड मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी प्रशासन करे तथा उत्तरी भाग पर जिसकी राजधानी सतारा थी पर साहू शासन करे। दोनों में विभक्त कर दिया। साहू के गर्दिश के दिनों में बालाजी विश्वनाथ ने उसका सर्वाधिक साथ दिया था। जनवरी 1708 में अपने सिंहासन रूढ़ होने के अवसर पर साहू ने बालाजी विश्वनाथ, यहाँ से ध्यान रखना, किसने? बालाजी विश्वनाथ को साहू ने सेनाकर्ता यानी कि सेना के निर्माता का पद प्रदान कर दिया। पेशवा के पद पर बालाजी की नियुक्ति के साथ ही यह पद वंशानुगत हो गया और बालाजी तथा उनके उत्तराधिकारी राज्य के वास्तविक शासक बन गए। 1714 में राजाराम की दूसरी पत्नी राजसाबाई ने ताराबाई और उसके पुत्र को कैद कर लिया और अपने पुत्र अब संभाजी सेकंड के साथ कोल्हापुर में बस गए। अब राजाराम सेकंड 1749 से 1750। शिवाजी सेकंड के कोई पुत्र नहीं था। ताराबाई के कहने पर तथाकथित शिवाजी सेकंड के पुत्र राजाराम सेकंड को छत्रपति बनाया। 1750 में बालाजी बाजीराव से राजाराम सेकंड की संगोला की संधि हो गई और इस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गए। संगोला की संधि के बाद अब छत्रपति नाम मात्र का प्रधान रह गया और सतारा के किले में बंदी की तरह जीवन व्यतीत करने लगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम ये तो हमने मराठा का थोड़ा इतिहास पढ़ लिया कि पेशवा किस तरीके से मराठा शासन काल में आए, किस तरीके से इन्होंने एक निर्माता से एक आगे शासकों की भूमिका का निर्वहन किया। आगे ये पढ़ेंगे हम पेशवाओं का इतिहास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करने की कोशिश करूंगी और कुछ अपने माध्यम से डायग्राम के माध्यम से इसे पूरा पेशवा और मराठा मैं समझाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।